हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट के बारे में। वर्कशीट 21 है। ये 21 अगस्त के लिए जारी की गई है। हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। यहाँ पे बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बात करते हैं वर्कशीट के बारे में। वर्कशीट है चैप्टर 5 से रिलेटेड, जिसका कि नाम है जीवन की मौलिक इकाई, या इंग्लिश में से कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमें बात करनी है केंद्रक तथा कणसूत्र के बारे में, यानी न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के बारे में। तो आइए पहले देखते हैं सबसे पहली चीज़ क्या देखने को मिलती है हमें। सबसे पहले जब हम वर्कशीट को देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमें दो स्लाइड देखने को मिलेगी, एक प्याज की कोशिकाओं की, दूसरी कोपल की कोशिकाओं की। यानी प्याज की जो एक पतली सी पन्नी जैसी लेयर होती है या परत होती है, उससे जो हम लोग स्लाइड बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, प्याज की कोशिकाओं की स्लाइड, और एक कोपल की कोशिकाओं की स्लाइड। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है, हम जब स्लाइड बनाते हैं तो हम मुख्यतः 3 तरह के सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहला है आयोडीन का सॉल्यूशन, दूसरा सेफ्रोनिन का सॉल्यूशन, और तीसरा है मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, इनके द्वारा हम स्लाइड बनाते हैं और देखते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि हम जब इन दोनों स्लाइडों को देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि इनकी आकृति कुछ ऐसी है, जिसमें कुछ अलग अलग टाइप के डब्बे जुड़े हुए हैं और बीच में कुछ डार्क सा या इस तरह का भाग देखने को मिल रहा है, जो कि ज़्यादा गहरे रंग से दर्शाया जा रहा है। ठीक है, ये जो गहरे रंग से जाने वाला पार्ट है या भाग है, वही केंद्रक या न्यूक्लियस कहलाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है, ये पूछ रहा है कि इन चित्रों में ये गहरे बिंदु क्या हैं और इनका क्या कार्य है। तो इन्हें केंद्रक कहते हैं। जो गहरे बिंदु है वो क्या कहलाते हैं, केंद्रक कहलाते हैं। केंद्रक के ऊपर एक केंद्रक झिल्ली की परत होती है। वो क्या करती है, अंदर और बाहर जाने वाले वस्तुओं को या द्रव को नियंत्रित करती है। एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए ये सेल है आपका, यह कोशिका है, ये बीच में आपका केंद्रक है, तो ये केंद्रक झिल्ली जो है बाहर और अंदर सामान को लाने ले जाने या आने जाने में को नियंत्रित करेगी। उसी प्रकार जिस प्रकार प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली करती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, आगे देखते हैं। इनके ऊपर केंद्रक झिल्ली की परत होती है, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छिद्रों से कोशिका द्रव्य अंदर बाहर होता है। इसे कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं। अब क्या हुआ कि केंद्रक झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य अंदर और बाहर होता है। अब एक चीज़ समझ लीजिएगा, इसमें हमारी कोशिकाओं में दो तरह के केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, अब दो तरह के केंद्रक कैसे हो गए, एक स्पष्ट और दूसरा अस्पष्ट। अब स्पष्ट वाला कैसा हो गया, जिसमें क्या हो गया, जिसमें हमारा केंद्रक है और केंद्रक झिल्ली भी है। ठीक है, ये तो स्पष्ट हो गया। और जहाँ पे ऐसा नहीं है वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे वह अस्पष्ट हो गया। और वो ऐसे जो केंद्रक पाए जाते हैं कहाँ पे, जो हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है यह कोशिकाओं के कार्य को निर्देशित करती है। ये कोशिकाओं में अनेक कार्य करती है। कौन कौन से कार्य करती है, जैसे आनुवंशिक संरचना, कोशिका विभाजन, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल व राइबोसोम का उत्पादन, कोशिका वृद्धि, प्रोटीन एवं एंजाइम संश्लेषण। अब एक चीज़ और समझ लीजिएगा, डीएनए जब आपको मिलेगा, ज़्यादातर केस में मिलेगा आपको हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और आरएनए मिलेगा
प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होता है, उनके कार्य क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। अब जब हम आगे देखेंगे तो पाएंगे कि केंद्रक में उलझे धागे जैसी संरचना को क्रोमैटिन कहते हैं, यानी इसे क्रोमैटिन कहते हैं। ऊपर भी देख लीजिए एक बार चित्र जो दिया गया है, इसके अंदर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये गुणसूत्र है और इसमें क्रोमैटिन है। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा है, केंद्रक में एक उलझे धागों जैसी संरचना क्रोमैटिन होती है जो डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका विभाजन की शुरुआत में क्रोमैटिन पदार्थ कई लंबे जोड़ों में बदल जाता है। जब तक ये इस तरह है तो क्रोमैटिन, अब जब ये अलग अलग धागे रूपी संरचना में, ऐसी संरचनाओं में बदलता चला जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गुणसूत्र या क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं। इसमें केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। तो जो मैंने ऊपर बताया था आपको, क्या यूकैरियोटिक में कैसा होता है, यूकैरियोटिक में स्पष्ट होता है केंद्रक, क्योंकि उसमें एक झिल्ली मिल जाती है हमें। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक अस्पष्ट होता है तो उसमें केवल क्रोमैटिन पदार्थ पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, किसी जीव के कोशिका केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। तो ये जो है गुणसूत्र हमारे किसी भी कोशिका के केंद्रक में एक निश्चित मात्रा में होते हैं। अब उदाहरण दिया इसने किसका, मानव के गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़े होते हैं। अब 46 कैसे होगी, जब भी बताया था मैंने, धागे रूपी संरचना, ऐसे अगर 46 हो गए, अलग अलग धागे रूपी संरचना अलग अलग होगी तो ये 46 होगी। और अगर जोड़ों में होगी तो जोड़ों में ऐसे ऐसे जोड़ों में होगी तो ये होगी 23। ठीक है बच्चों, तो आगे क्या कह रहा है, ये आगे कह रहा है क्रोमैटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड होते हैं। क्रोमैटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड होते हैं। अब मान लो ये क्रोमैटिन से हो गया, ये गुणसूत्र हो गया, इसका एक छोटा सा भाग भी डीएनए को अपने अंदर समेटे हुए है और इसकी क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। इसके डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अब हमें ये एक बात पता है कि क्रोमैटिन क्या करता है, हमारे आनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। ऐसे ही अब ये क्या कह रहा है, आप पढ़िए आगे। अब कह रहा है ये गुणसूत्रों पर मौजूद जीन्स डीएनए अणुओं से बने होते हैं जिनमें कोशिकाएं बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती है। क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा था, हमने ऊपर पढ़ा था, आइए देखते हैं वापस से। हमने ऊपर पढ़ा था कोशिका के कार्यों में, कोशिका के कार्य क्या है, कोशिका वृद्धि, प्रोटीन एंड एंजाइम संश्लेषण। ठीक है, तो कोशिका वृद्धि कब होगी, जब गुणसूत्रों की सूचनाएं माता पिता के डीएनए के रूप से अगली संतति में या अगली पीढ़ी में पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए क्या करता है, हमारी माता पिता की जो सूचनाएं हैं जो कि हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, उन्हें अपने साथ समेटे हुए होता है। आइए तो बच्चों अब आगे क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं आपके जो दिए गए हैं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक केंद्रक में क्या अंतर है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक केंद्रक में तो आपको यहीं से दिख जाएगा अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है जिसके केंद्रकाय होता है कहते हैं, जिसे केंद्रकाय कहते हैं। इसमें केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। अब प्रोकैरियोटिक वाला केंद्रक कैसा हो गया, जिसमें अस्पष्ट है, यानी कि उसमें क्या है, उसमें एक झिल्ली नहीं है जो कि कहलाती है, ऊपर देख लीजिए, केंद्रक झिल्ली। अगर ये झिल्ली है तो ये हो जाएगा यूकैरियोटिक, और जब ये झिल्ली नहीं है, अस्पष्ट है पूरा पूरा, तो ये क्या कहलाएगा,
प्रोकैरियोटिक। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए व आरएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए कोशिकाओं में कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं आपके इसी वर्कशीट में। डीएनए यानी राइबोन्यूक्लिक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जीन कहाँ है और कहाँ स्थित होती है? तो अब इसे देख लीजिए। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़े होती है। ठीक है, और क्रोमेटिन पदार्थ की डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। तो जीन किसे कहते हैं? क्रोमेटिन पदार्थ के डीएनए की क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। और अब आखिरी पार्ट क्या रह गया? ये स्थित कहाँ होती है? ये स्थित होती है गुणसूत्रों पर। ठीक है, या जीन्स के डीएनए के अणुओं पर। ठीक है, ये क्रोमेटिन पदार्थ में होती है और फिर जीन्स में। ठीक है बच्चों, तो अब अगला क्वेश्चन, केंद्रक के कोई दो कार्य लिखिए। केंद्रक के कोई दो कार्य लिखने हमें। तो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि यहाँ वाला पोर्शन से यहाँ वाले पोर्शन तक क्या पढ़ा था, अब जान लेते हैं। यह कोशिका में अनेक कार्य करता है। कौन करता है? केंद्रक करता है। ठीक है, केंद्रक कोशिका में अनेक कार्य करता है, जैसे कि आनुवंशिक संरचना, कोशिका विभाजन, डीएनए या आरएनए व राइबोसोम का उत्पादन, कोशिका वृद्धि, प्रोटीन व एंजाइम संश्लेषण। तो इनमें से किन्हीं दो कार्यों को आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान से पढ़िएगा, अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को भी ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ सके। और कोई दिक्कत हो तो इसे एक बार वापस से देखिएगा और चैप्टर को पढ़िएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा थोड़ा सा भी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको जो है सब चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।